आज जो वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें डिस्कशन हम करेंगे। एक तो सबसे पहला जो जीरोथ टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जीरो फंडामेंटल, उसमें क्लासिफिकेशन क्लासेस थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज अब ये जो है ये कौन सा क्लासिफिकेशन तो बहुत है, यूनिट वाला क्लासिफिकेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट कौन है, डिराइव्ड यूनिट कौन है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है, ठीक है। वो यूनिट बेस्ड कैलकुलेशन हो गया। ये हो गया डायरेक्शनल डायरेक्शनल क्लासिफिकेशन बोलेंगे हम। जब वेक्टर वाला जो क्लासिफिकेशन है कि कौन वेक्टर है कौन नहीं है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डायरेक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले हम ये समझेंगे, उसमें डेफिनेशन आ जाएगा तुम्हारा। फिर हम पढ़ेंगे कि इनका जो वेक्टर है इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, जो कि हमारा वेक्टर का जो तुम्हारा जो डेफिनेशन है उसी से ही ये आएगा। एक नंबर वाला जो हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट वन, वो क्या है, वेक्टर का ट्रांसलेशनल। ये नोट करते जाओ जो मैं बता रहा हूं, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था कि कॉपी आप एक नोटबुक तुम रखना अपने प्रिपरेशन के लिए, एक नोटबुक, ठीक है। उसी में सब कुछ जो भी हम पढ़ाएंगे वो भी, और जो कहीं और से भी पढ़ोगे उसको भी, जो नया चीज सीख रहे हो उसको उसी में रखना। प्रैक्टिस के लिए अलग बुक नोटबुक यूज करना, ठीक है। तो जीरो में क्या करेंगे हम, डायरेक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन में हम ट्रांसलेशनल इनवेरियंस क्या होता है ये समझेंगे। फिर हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तीसरा सीखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब चौथा जो पॉइंट है वो ये है, नंबर थ्री जो है वो हम रखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम समझ जाएंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो लगभग एक ही चीज है। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली द नेगेटिव एडिशन ऑफ द नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखो सब। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो है, डायरेक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब तुमने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, अब थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि हमारे क्वांटिटीज क्या है, कि एक तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, है ना, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसका होता है, एंड प्लस नो डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये तुमने पढ़ लिया होगा। और वेक्टर क्या होता है, इसका होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन, इस ये वाला डेफिनेशन तो लगभग हर जगह सही है, बट एक जगह पे ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि फोर्स, जैसे है कि फोर्स अप्लाई किया मैंने, फोर्स फील्ड है कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसको बी में दिखाते हैं, ठीक है। ग्रेविटी हो गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यार ना भी लगाओ तो समझ में आता है। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। फिर टॉर्क आ जाता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, मोमेंटम पी विच इज एम टाइम्स वी, ये आ जाता है। इसको याद रखना, ये भी काम में आएगा। मोमेंटम जो है मास टाइम्स वेलोसिटी, पर मास जो है ये स्केलर है, मास का कोई क्या बोलते हैं आपका डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास टाइम्स पी एम वी जो होता है, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एस ये वेक्टर नहीं है, मगर एक्स एस को अगर हम डिस्प्लेसमेंट में दिखाएंगे तो डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि v वेलोसिटी होता है वो वेक्टर होता है, और एक्सेलरेशन विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो होता है आपका वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, जर्क होता है, उसको भी हम वेक्टर के हिसाब से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये सब वेक्टर्स है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मगर क्वेश्चन ये है कि जो टाइम है हमारा, टाइम टाइम जो है वो भी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है कि नहीं करता है ना। टाइम का भी तो एक डायरेक्शन है, वो वैल्यू भी है ना। मैं अगर ये बोलूंगा फॉर एग्जांपल अभी हम खड़े हैं, अभी जैसे कि मान के चलो 8 बजा है, मान के चलो 8 पीएम 8 पीएम बजा है अभी, ठीक है। तो मैं ये बात करूंगा कि हर मैं 2 घंटे बाद तुमको कॉल करूंगा, तो 2 आवर्स इधर जाएगा 8 से, ये अभी 8 है, ठीक है। 2 घंटे मतलब यहां से इस डायरेक्शन में जाओगे तो कितना बजेगा, 10 पीएम बजेगा, ठीक है। अगर मैं तुमको ये बोलूंगा कि हर्ष 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था, तो तुम अपने मोबाइल पे कॉल हिस्ट्री चेक करोगे जब, तो किस टाइम का तुम देखोगे उसमें डिटेल, 6 बजे का। 2 घंटे 2 आवर्स पहले, 2 घंटे पहले 2 आवर्स एगो, 2 आवर्स आफ्टर, आफ्टर 2 आवर्स ये हो गया, बिफोर 2 आवर्स एगो ये हो गया, 2 आवर्स एगो ये हो गया, आफ्टर 2 आवर्स। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे भी डायरेक्शन तो है ना, टाइम का डायरेक्शन आ रहा है यहाँ। तो टाइम को हम वेक्टर क्यों नहीं कहते, ये सवाल आएगा। तो ये जो सवाल है इसका जवाब ये है कि हम जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट वेक्टर, है ना, या स्केलर, इसका जो डेफिनेशन में जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या है, जियोमेट्रिकल डायरेक्शन है, जियोमेट्रिकल डायरेक्शन। हम यहाँ जियोमेट्रिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन हम टाइम का यूज करते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये साइन डायरेक्शन है। साइन डायरेक्शन से हम स्केलर वेक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइन डायरेक्शन तो चार्ज का भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होता है, उससे थोड़ा ना हम डिसाइड करेंगे। हम जियोमेट्रिक डायरेक्शन की बात करेंगे। जियोमेट्रिक डायरेक्शन मतलब जियोमेट्री में, चाहे सरफेस में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, स्पेस में हो, जो डायरेक्शन आता है उसको हम ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन बोलते हैं। तो जो स्केलर है उसका कोई ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर का एक जो वैल्यू तो है ही, एक स्केलर वैल्यू भी है और उसके साथ एक जियोमेट्रिकल डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एक्सिस मान के चलो, तुम्हारे कमरे में जो कोना होता है ना, जमीन पे एक कोना पकड़ लो, एक दीवार है, ये तो फ्लोर है, तुम्हारा फ्लोर हो गया, एक दीवार ये एक दीवार, 3 दीवार का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 3 एक्सिस बनते हैं, ठीक। इस एक्सिस में मैं इसको ऐसे नाम देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके मैं इस कमरे में कहीं भी कोई भी चीज है उसका एक कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ। ये 0 हो गया ओ, सेंटर में जो है उसका x0 y0 z0। मगर मान के चलो तुम यहीं कहीं हो, उड़ रहे हो, तो मतलब एक मच्छर है जो हवर कर रहा है, एक यहाँ पे एक इंस्टेंट में एक मच्छर यहाँ है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो है मैं कैसे इसका जो डायरेक्ट ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, तो वो वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, उसको मैं बोलूंगा आर। आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस जगह पे इसका एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो जमीन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा फ्लोर पे, और जो परपेंडिकुलर ये प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं अगर एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है फ्लोर तुम्हारा क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन हो गया, तो पी एक्स वाई पॉइंट है इसका। तो फिर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में ये परपेंडिकुलर और ये तो परपेंडिकुलर है क्योंकि मैंने पी से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया। तो पी टू पी एक्स वाई ये जो लाइन है ये क्या है, जेड कंपोनेंट। ये लाइन जो है ये क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट।
तो मैं आर जो है, आर को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, आर ना बोल के, आर का क्या है, एक डायरेक्शन भी है ना, ठीक है, तो आर का डायरेक्शन भी दिखा सकता हूँ और वैल्यू भी दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली इसको मैं एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ, एक्स की जगह एक्स का वैल्यू, वाई की जगह वाई का वैल्यू। तो आर बदला, इसका मतलब एक्स वाई जेड में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। मगर यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मतलब ये अभी समझने वाली बात नहीं है, इसको कैसे हम कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। यहाँ नजर करो, ये जो आर का डायरेक्शन है, ये अगर ओ है, मैं अगर ये तीनों का एक्सिस यूज भी नहीं करूंगा, एक्स वाई जेड, तो ये डायरेक्शन तो सेम ही है ना, आर, आर का डायरेक्शन तो यही रहेगा, ठीक है। मैं इसको आर को ऐसे नहीं कर सकता अपने मर्जी से, इस आर को मैं इधर नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये आर का डायरेक्शन, इसका मतलब ये जो लाइन है ओपी, ओपी के पैरेलल में मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, पैरेलल में ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है, नॉट एंटी पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, उसी के डायरेक्शन में पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वो सारे सेम ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। मैं इसका मतलब क्या हुआ, ओपी जो लाइन है इसको मैं शिफ्ट करके यहां ला सकता हूं, इस लाइन को शिफ्ट करके मैं इधर ला सकता हूँ पूरा सेम पैरेलल में, इस लाइन को शिफ्ट करके यहां ला सकता हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। मगर वो डायरेक्शन और उसका वैल्यू देखो, वेक्टर में क्या होता है ना, कि जब वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए कोई भी हम एक स्केल डिफाइन करते हैं, उसी स्केल में हम जो है एक लाइन खींचते हैं, लाइन का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और डायरेक्शन के लिए हम एक एरो हेड लगाते हैं। तो ये जब डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है किसी भी वेक्टर का, तो क्या होता है ना कि एक डायरेक्शन फिक्स हो गया, उसके बाद तुम पैरेलल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, डायरेक्शन बदलता नहीं, ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है पैरेलल में। इसका मतलब फिर से बताता हूं, एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी मान के चलो, दो वेक्टर है तुम्हारे पास, दो फोर्सेस है दो पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, एक तुम देखो कि एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है जमीन पे लगा हुआ, यहाँ पे एक धागा लगा है, यहाँ पे एक धागा लगा है, दीवार बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, दीवार ऐसे गिरने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। अभी जब लगा रहा हूं तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारा, ये जो स्ट्रिंग है, मान के धागा लगा या फिर एक रस्सी लगी, तो रस्सी में टेंशन आएगा T1, इसमें आएगा T2, ठीक है। अब टेंशन T1 क्या है, 10 न्यूटन, टेंशन T2 क्या है, 5 न्यूटन। अब यहाँ पे अगर मैं टेंशन को आज वेक्टर दिखाऊंगा, ठीक है, तो कैसे दिखाऊंगा, अब पहले मेरे को ये दिखाना है कि भाई 10 न्यूटन के लिए मेरे पास एक पेपर है, मान के चलो ये जिस व्हाइट बोर्ड है मेरा, वो मेरा पेपर है, पेपर में अगर मैं 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन विल बी 1 किलोमीटर, तो मैं दिखा सकता हूँ कि पेपर में 10 न्यूटन के लिए मेरे को 100 किलोमीटर का लंबा जगह तो नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे सोचूंगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लगाऊंगा, तो 10 न्यूटन के लिए कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और 5 न्यूटन के लिए 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो आराम से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक पेपर लूंगा, उसमें एक लाइन लगाऊंगा, पूरा हॉरिजॉन्टल ऐसे लगाऊंगा, ये होगा 10 न्यूटन। और इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो टेल है वहां से हेड तक का लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा इसको मैं बोलूंगा T1, और T2 जब दिखाऊंगा तो फिर से वही टेल, टेल को आधा रखूंगा, आधा, ये जितना लंबा है तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, और 5 न्यूटन लिखूंगा इसको, ठीक है। तो इससे अगर पेपर में वेक्टर दिखाना है, किसी क्वांटिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो मुझे को स्केल भी दिखाना पड़ेगा, कि जो मैं लाइन ड्रॉ करके एरो बना रहा हूँ ना, सो वो एरो का लेंथ जो है, स्केल क्या फॉलो कर रहा हूँ, ताकि जो समझने वाला वो कैलकुलेट करके समझ जाए, वो नाप लेगा कि ये जो T1 का जो लाइन है, वेक्टर है, वो 10 सेंटीमीटर का है, और स्केल क्या बताता है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन होता है, इसको बोलते हैं स्केल स्पेसिफिकेशन, इसको बोलते हैं स्केल स्पेसिफिकेशन। तो 1 सेंट ऐसे लिखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, तो वो देखेगा ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है, इसका मतलब ये जो फोर्स दिखाता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 न्यूटन। सिमिलरली T2 को नापेगा तो 5 सेंटीमीटर मिलेगा उसको, समझ जाएगा कि 5 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, ठीक है। नाप लिया।
मगर क्योंकि हमारे ओरिजिनल जो दो वेक्टर हैं T1 और T2, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ठीक है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो मेरे को T1 और T2 दोनों को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो इस अब देखो इससे क्या है कि ये पेपर मान के चलो, रुको मैं एक बार ये दिखाता हूं तुमको, ये अगर इसको मैं ऐसे, रुको, अच्छा चलो मैं इसको छोटा करके एक बार फिर से मान के चलो, मैं ऐसे दो लाइनें ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यही T1 और T2 को ऐसे ड्रॉ करता हूँ पेपर में, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर मैं ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको इसको मैं अगर इधर कहीं लेता हूं, या अगर मैं इसको रोटेट भी कर देता हूं, इस चीज को मैं रोटेट भी करता हूं, ठीक है, इस पेपर को रोटेट कर दूंगा अगर मैं, ठीक है, तो रोटेट होने के बाद क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये बड़ा वाला और छोटा वाला रो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो पेपर रोटेट होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर जो है, इस पेपर को समझ में आ गया, जिस जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि इस पेपर के हिसाब से ये वेक्टर ऐसे है। अगर ये पेपर रोटेट हो गया तो पेपर ऐसा हो जाएगा रोटेट, तो वो समझ जाएगा कि वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि वो हमेशा पेपर के एजेस के हिसाब से वो अपना सेंस निकालेगा डायरेक्शन का, ठीक है। मगर अब समझ में आया कि स्केल वेक्टर को हम स्केल के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट, रियल फोर्सेस या रियल वेक्टर्स को हम पेपर पे एरोज यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एरो का लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर के स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जो प्रोपोर्शनलिटी डिटर्मिनेशन होती है वो स्केल से निकालते हैं, और वो स्केल हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है जब हमको एग्जैक्टली चीजें दिखानी होती है तो। बट हाँ, फिजिक्स के पेपर में, क्वेश्चन पेपर या यहाँ पे इतना ज्यादा स्केल लिखा नहीं आता, वो समझ में आ जाता है कि हाँ दो वेक्टर है, हम स्केल को हिसाब में नहीं लेते हैं। मगर जब प्रॉपर नक्शा बनता है, कहीं ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, तब हमको स्केल फॉलो करना पड़ता है। बट एक चीज यहाँ ध्यान रखो, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे जमीन है, ये दिस इज अ एक्चुअल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक मास लगा हुआ है एम, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स, ठीक है, इसका वैल्यू तुम जो है जो भी मान के चलो 10 न्यूटन है इसका फोर्स, ठीक है। तो क्या करना है, अब इसको कैसे दिखाओगे पेपर पे, दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स ऐसे, जैसे ये जमीन है ना, इफ दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड को तुम रेफरेंस मान लो, पेपर पे ग्राउंड दिखा लो, ये हो गया ग्राउंड, और उसके रेस्पेक्ट में तुम एक फोर्स ऐसे लाइन लगाओगे, जो कि ये जितना एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो उतना ही एंगल तुमको थीटा लगाना पड़ेगा। और इसका ये जो इसको तुम एफ लिखोगे तो 10 न्यूटन है, तो आपको स्केल डिफाइन वही करना है, 1 सेंटीमीटर इज 1 न्यूटन, तो हमको इसका लाइन का लेंथ रखना है 10 सेंटीमीटर, ये लगा दो, एफ को तुम दिखा दो ऐसे, और बस हो गया स्पेसिफाई कि तुम्हारा वेक्टर मिल गया एफ, जिसका एंगल जो है जमीन से थीटा एंगल पे ये जो है एफ फोर्स एक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को तुम मान के चलो, इस दिस लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ओ, ये पॉइंट ओ हो गया, ओ पे एफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है 10 सेंटीमीटर अगर है तो, और 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, मतलब 10 का हो गया 10 न्यूटन, इसका मतलब 10 न्यूटन। डायरेक्शन भी तुमने स्पेसिफाई कर लिया कि जमीन से थीटा एंगल ऊपर उठ के ये फोर्स एक्ट कर रहा है। इस फोर्स को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, अगर मैं ये बताऊं, जमीन ऐसे दिखा दूं, और मेरे को जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट ओ पे मैं इसको अप्लाई करूं, मैं कहीं पे भी दिखा सकता हूं, भले ये पॉइंट ओ इधर है, मैं फोर्स को इधर दिखा सकता हूं, मैं फोर्स को इधर दिखा सकता हूं एफ, मैं इस फोर्स को इधर दिखा सकता हूं एफ, जरूरी नहीं है, एक तो फोर्स ऑलरेडी है ओ पे एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स को मैं ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता हूं, इसका मतलब मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूं, ट्रांसलेशन मतलब किसी भी चीज को उठा के बिना रोटेशन के कहीं और ले जाना, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर लाओ, इधर लो, इधर लो, या इधर लो, बिना रोटेट किए किसी भी चीज को उठा के किसी भी डायरेक्शन में ले जाने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है एफ, इसको मैं कहीं पे भी ले जाऊं बिना रोटेट किए, इसका मतलब इसका डायरेक्शन में चेंज नहीं करके, ना तो इसका लेंथ बदलूंगा ना डायरेक्शन, बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को
इसका अलग कर दूंगा, कहीं पे भी मैं दिखा दूंगा, तो ये फोर्स बदलता नहीं है, ये फोर्स वही रहता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? सीधा सीधा उसका लेंथ होता है और ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, इससे वेक्टर का नेचर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनवेरियंस, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस। इसका मतलब विदाउट रोटेटिंग द वेक्टर, अगर रोटेट नहीं करेंगे तो डायरेक्शन बदलेगा नहीं। सो वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर विदाउट रोटेटिंग इट and the vector's value will remain unchanged, and that is called, what we call, that is called translational invariance। तो हम जाते हैं वापस, जो जो पॉइंट्स के लिस्टेड हम किए थे पॉइंट्स, तो हमने ये कवर कर लिया। अच्छा, अभी तक क्लासिफिकेशन पूरा कवर नहीं किया, अभी आऊंगा। तो ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस मैंने समझा दिया कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए मान के चलो, वेक्टर ए है, अगर अगर एरो को दिखा के वेक्टर दिखा रहे हो तो ए ऐसे दिखा सकते हो। नहीं, अगर तुम वेक्टर कहीं मेंशन करते हो, इफ यू वांट टू मेंशन इट, देन यू हैव टू ऐड क्या, एक ओवरहेड एरो तुमको लगाना पड़ेगा वेक्टर दिखाने के लिए, वरना समझ में लोगों को नहीं आएगा। एक पॉइंट है कि वेक्टर है कि स्केलर है, नहीं, पॉइंट कहीं पे भी ए दिखाओ, बी दिखाओ, जेड दिखाओ, कभी कभार तुमको ए स्मॉल स्मॉल लेटर भी यूज करके एरो दिखाते हैं। ज्यादातर बुक्स जो है, हाई लेवल के बुक्स हैं, वहां पे क्या होता है, बोल्ड में दिखाया जाता है, बोल्ड में, ठीक है। जो ए है वो एरो नहीं लगाते, वो बोल्ड कर देते हैं बिल्कुल, बोल्ड नॉर्मल जो उसके लेटर्स में से, बाकी सब ऐसे नॉर्मल ए या स्केलर ए को ऐसे दिखाएंगे और वेक्टर ए को बोल्ड करके दिखाएंगे। तो वहां पे तुम समझ जाना कि बोल्ड है। और क्योंकि हैंड राइटिंग में आप बोल्ड नहीं बना सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हैंड राइटिंग में वेक्टर दिखाएंगे तो कोई भी लेटर लेंगे और उसके ऊपर क्या दिखाएंगे, एक एरो दिखाएंगे, तब जाके ये समझ में आएगा वेक्टर है। नहीं, अगर तुम्हें एक्चुअली में वेक्टर दिखा रहे हो एक पूरा प्रॉपर एरो ड्रॉ करके, तब तो उसके बगल में तुम ए लिख सकते हो ऐसे विदाउट एडिंग द एरो। बट अगर यहाँ पे तुम एरो देखो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ए ऐसे दिखा सकते हो। मगर इसी को जब लिखने लगोगे कि ए इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर, ऐसे लिखना है तुमको, ठीक है। तो ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ट्रांसलेशन इनवेरिएंस क्या है, कि वी कैन शिफ्ट और वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर एनीवेयर इन स्पेस। इसका मतलब क्या होता है ट्रांसलेशन इनवेरिएंस ऑफ वेक्टर में, वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर एनीवेयर इन द स्पेस, या फिर ऐसे बोलते हैं कि pure translation of a vector anywhere in the space does not change the value or the direction of the vector, ठीक है, और does not change the vector itself। तो अगर हम वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करते हैं तो उसका वैल्यू बदलता नहीं, वेक्टर रिमेन्स द सेम, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मैं इस चीज को टाइप भी कर देता हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन इनवेरिएंस से हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तुम यहां, मैं कैसे लिखूं इसको, क्या लिख दो, व्हेन ए वेक्टर इज ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस विदाउट एनी चेंज टू इट्स डायरेक्शन, हाँ मतलब डायरेक्शन इन द सेंस वही ओरिएंटेशन हो गया। तो डायरेक्शन विदाउट एनी चेंज टू इट्स डायरेक्शन and magnitude, the vector remains the same। ये वही वेक्टर रहता है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसको याद रखो, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये वाला जो मैंने टाइप किया उसको बढ़िया से नोट डाउन करो। फिर हम क्लासिफिकेशन में 2 मिनट के लिए जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में आएंगे। हो गया भैया, लिख दिए, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स में आ रहे हैं। तो
इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स का फाइनल पार्ट में क्या है, एक चीज जो हमको देखना है वो ये है, वो बहुत जरूरी चीज है, ये शायद तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्या है कि अब स्केलर तो हम समझ गए जिसका एक वैल्यू है मैग्नीट्यूड और कोई ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, उसको हम स्केलर बोलते हैं। वेक्टर में क्या है कि जिसका एक मैग्नीट्यूड है मगर एक ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन भी है, उसको हम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो टाइम क्यों नहीं है वेक्टर इवन इफ इट हैज डायरेक्शन, इट्स बिकॉज अब कोई तुम्हें बोलेगा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। टाइम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो होता है फिजिक्स में, उसमें टाइम को हम नेगेटिव बिल्कुल ले सकते हैं। और नॉर्मली हम टाइम को नेगेटिव तभी तो लेते हैं कि जैसे जो तुम्हारा एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी तो टाइम को नेगेटिव लेके बीसी डिफाइन करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। जब हम एडी की डिफिनेशन, आज हम 2021 एडी में रहते हैं, इसका मतलब जीरो टाइम स्टार्ट हुआ था, जीरो, ठीक है, जहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था करके हम मानते हैं। तो वहां पे उसके आगे जो है हम एडी लगाते हैं, उसके पीछे जो है हम बीसी लगाते हैं। इसका मतलब जीरो से पहले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा टाइम, ठीक है, जीरो से आगे आओगे तो टाइम पॉजिटिव है। तो डेट भी तो एक तरह का टाइम ही नो है, 24 एक साल में, मतलब 2021 मतलब 2021 इंटू 65 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है, ऐसे हिसाब करते हैं ना। तो डेट भी एक तरह का टाइम ही है, ठीक है। तो टाइम नेगेटिव है बट इसका जो डायरेक्शन ऑफ टाइम वो ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो एक स्केलर ही है, ठीक है। अब मैं बताऊं, यहाँ पे एक मास है, ठीक है, मान के चलो एक मास है m, यहाँ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का दो एंड है, पॉइंट ए पे वो मास m से कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, जहां पे तुम उसको पुल कर रहे हो, यू गिविंग अ फोर्स एफ फोर्स दे रहे हो, ठीक है। और ये बीच में स्ट्रिंग का एक पॉइंट है सी, ठीक है। ये मास जो है फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, मास है फिक्स्ड है, मगर तुम फोर्स एफ दे रहे हो। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी कितना है। अगर मान के चलो फोर्स जो तुम्हारा है वो तुमने 10 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, फिर अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा अगर मास मूव नहीं कर रहा है तो। और स्ट्रिंग जो है मासलेस है, मास ऑफ द स्ट्रिंग को तुम इग्नोर कर सकते हो। बताओ, क्या बता सकते हो कितना होगा स्ट्रिंग में टेंशन। चलो टेंशन को भी एक बार समझा देते हैं। तुम खड़े हो, मान के चलो, तुम तुम्हारा फोटोग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में ड्रॉ नहीं करता हूँ। तुम मान के चलो ये तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे हाथ को जो है तुम्हारे दो दोस्त, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। ये जो खींच रहा है ये साइड ए है और ये साइड बी है, ठीक है। ये बंदा जो खींच रहा है ये 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, हालांकि दोनों साइड 10 न्यूटन लगाएंगे तुम फट जाओगे, तुम्हारी बॉडी जो है बिल्कुल यहाँ बीच में से फट जाएगी, बट ठीक है मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10 न्यूटन ए अपने तरफ लगा रहा है, 10 न्यूटन ए बीच में लगा रहा है, तुम ये हो हर्ष एच, ठीक है। तो तुम किधर जाओगे, मान के चलो पहले एट पॉइंट सी में तुम खड़े थे जब कोई फोर्स लगाता नहीं था। अगर अभी तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो तुम्हारे ऊपर लेफ्ट में 10 न्यूटन है, राइट में 10 न्यूटन है, तुम किस डायरेक्शन में मूव करोगे, विल यू गो टुवर्ड्स ए और विल यू गो टुवर्ड्स बी। दोनों फोर्स इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, हम बीच से फट जाएंगे। तो बीच से क्यों फटोगे, वही बात है ना, मैं ये बोल रहा हूँ बीच से। मान के चलो तुम बिल्कुल, तुम्हें ब्रह्मा जी का जो है आशीर्वाद प्राप्त है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अमर हो, ठीक है। ऐसे तो 10 न्यूटन छोड़ो, मान के चलो नहीं कोई कर सकता, तो तुम कैंसल तो होगा क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये तो तुमने बेसिक न्यूटन इक्वल। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया है। मगर तुमको फील हम्म। होगा कि नहीं, टेंशन फील तुम करोगे कि नहीं करोगे। अगर जब पहला ये कोई भी नहीं था, ए भी नहीं था, बी भी नहीं था, कोई नहीं था,
तब तुम जिस स्टेट में थे सी पे खड़े थे, फोर्स दोनों तरफ 10-10 न्यूटन लगने के बाद भी तुम सी पे ही खड़े रहोगे। मगर दोनों स्टेट में फर्क है कि नहीं है? एक में तुम रिलैक्स्ड हो, बस खड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे में तुम्हारे ऊपर फोर्स दोनों साइड लग रहा है, तो तुम मूव तो कर नहीं सकते, बट तुम फोर्स कुछ नहीं। टेंशन फील करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जरूर करेंगे। उस टेंशन के वजह से तो फटोगे ना। कोई भी बंदे के ऊपर, जब पहले जब के जमाने में, जब ये हमारे इसमें बहुत सारे जगह पे ऐसा दंड अंग्रेज भी देते थे, मुसलमान शासक जो थे वो लोग भी इस तरह का दंड का जो है प्रावधान रखते थे कि कोई अगर है तो उसको ऐसे फाड़ दे। बहुत लोगों को उन्होंने मारा अत्याचार करके। क्या करते थे, एक इंसान को जो है खड़ा करते थे, उसके दोनों पैर को रस्सी से बांध देते थे, और एक हर रस्सी को एक हाथी के साथ, और दोनों हाथियों को अलग अलग दिशा में मूव करने लगते थे, वो बीच में से फट जाता था बंदा। अगर दोनों तरफ अरे वाह। इक्वल फोर्स लगने से, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने से नेट फोर्स जीरो है, तो बंदे का शरीर टियर क्यों होता है? वो क्यों फटता है? अगर फोर्स नहीं नेट पता। फोर्स अगर नेट फोर्स जीरो है, तो वो फटता क्यों है? तुम्हें क्यों एक टेंशन फील होता है तुम्हारे बॉडी में अगर दोनों तरफ 10-10 न्यूटन का है? नेट फोर्स तो जीरो है, मगर तुम्हें फील तो होता है ना, कुछ असर तो फील होता है कि नहीं हाँ होता है? हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन मतलब खिंचाव, उसको बोलते हैं। कंप्रेशन मतलब दबाव। वही होगा अगर ए के हम्म। जगह अब दूसरे जगह पे क्या करेगा, ए क्या 10 न्यूटन से तुम्हें दबाएगा, और बी भी 10 न्यूटन से दबाएगा। तुम बिल्कुल तब भी दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, बट तुम्हें दबाव फील होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। वो होता है कंप्रेशन। तो हम- क्या है ये? अगर नेट फोर्स जीरो है तो टेंशन फिर क्या है? फोर्स नहीं है। अगर फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया, तो या तो टेंशन जीरो और कंप्रेशन, ये जो जो दोनों चीजें हैं, ये फोर्स नहीं हो सकते ना। क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये टेंशन कैसा फोर्स है यार? अगर टेंशन फोर्स होता या कंप्रेशन फोर्स होता तो वो जीरो थोड़ी ना होगा, क्योंकि तो यू कैन फील इट। नेट फोर्स जीरो है, ये समझ में आ रहा है, बट नेट टेंशन और नेट कंप्रेशन जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है तुमको? क्योंकि यू कैन फील इट, और उसका असर भी दिखता है फिजिकली। शरीर फट जाता है, या कोई सामान है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स देंगे, ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट टीयर डाउन हो जाएगा कि नहीं दोनों तरफ से, या बीच में से क्रैक हो जाएगा कि नहीं? क्यों? नेट फोर्स तो जीरो है। फिर वो क्रैक कौन करता है? वो करता है टेंशन। या किसी भी चीज को अगर तुम, जैसे अखरोट है, उसको हथौड़ा से मारते हो, तो क्या होता है? एक नॉर्मल रिएक्शन जमीन से आता है उतना जितना हथौड़ा फोर्स देता है, ठीक है। तो दोनों के वजह से कंप्रेशन इतना ज्यादा होता है कि जो अखरोट है उसका शेल है वो संभाल नहीं पाता, तो वो फट जाता है। अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, नेट फोर्स जीरो है, तो फटता क्यों है ऑब्जेक्ट? क्यों? क्योंकि देयर इज अ टेंशन और कंप्रेशन। अगर टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस होते या वेक्टर्स होते, वेक्टर है कि नहीं बाद में देखेंगे, अगर ये फोर्सेस होते तो जीरो होते, बट जीरो है नहीं, तो क्या है फिर? टेंशन और कंप्रेशन क्या है? ये वही है, टेंशन और कंप्रेशन है। इसको हम फोर्स नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक अलग तरीके की क्वांटिटी है जो कभी कभी फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, कभी कभी, बट ये फोर्स नहीं होते। एक फोर्स होता है टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस होता है एक चीज को, टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं, टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन बोल सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस हम जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझाएंगे तब बताएंगे, जब बताएंगे तभी टेंसाइल स्ट्रेन बताएंगे। एक होता है टेंसाइल फोर्स, इस टेंशन से जुड़ा हुआ एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। ये टेंसाइल फोर्स जो है ये फोर्स होता है, वेक्टर ही होता है। कंप्रेशन सिमिलरली इससे, कंप्रेशन से आता है कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेशन से जो कंप्रेसिव फोर्स आता है वो वेक्टर है, वो फोर्स है, मगर कंप्रेशन इन इटसेल्फ फोर्स नहीं है, ठीक है। टेंशन इन इटसेल्फ फोर्स नहीं है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अब सिंपल कर देते हैं। मान के चलो एक धागा है, अच्छा ये भैया टेंशन फोर्स नहीं है तो क्या है?
वो अपने आप में एक क्वांटिटी है, टेंशन टेंशन ही है। बताऊंगा अभी टेंशन क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी, अभी आ रहा हूं उस पे। टेंशन टेंशन हम्म, है, कंप्रेशन अपोजिट ऑफ टेंशन है, उसको तुम फोर्स नहीं बता सकते। टेंशन या समझ सकते हो, टेंशन इज समथिंग दैट कॉजेस टेंसाइल फोर्स, ये बोल लो। मगर टेंशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ टेंशन, टेंशन इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, इट इज नॉट अ फोर्स, बट यस टेंशन कॉजेस टेंसाइल फोर्स। ठीक है, यहां देख लो, ए पे तुमने लगाया 10 न्यूटन, बी पे तुमने लगाया 10 न्यूटन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों एंड है स्ट्रिंग के, मान के चलो। ठीक है, तो ए पे 10 न्यूटन लगाया, मगर ए मूव करेगा नहीं। क्यों नहीं मूव करेगा? क्यों नहीं मूव करेगा ए? क्यों? क्योंकि एंड जो है इसके, अब वही बात है ना, अगर ये स्ट्रिंग जो है नेट ए पे बी जीरो इज, ए बी इज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग। एंड ए बी इज अ स्ट्रिंग विच इज इन एक्सटेंसिबल, ये एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्प्रिंग की तरह नहीं है कि थोड़ा खींचागा तो बढ़ जाएगा, नहीं। इसका मतलब ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, या फिर एक लोहे का रॉड ले लो जो परफेक्टली रिजिड है, थोड़ा सा भी इसमें कोई लेंथ में चेंज नहीं होने वाला, तो इन दैट केस एंड ए मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समहाउ जो एंड बी में जो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना, वो समहाउ कनेक्ट होके ए तक पहुंच रहा है और यहाँ भी 10 न्यूटन फोर्स जनरेट कर रहा है। लग रहा क्योंकि ए पे इधर लेफ्ट में 10 न्यूटन और राइट में 10 न्यूटन है, तो ए मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट में तो हमको समझ में आ रहा है ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है क्योंकि किसी बंदे ने अप्लाई किया है। इधर भी 10 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये भी 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। मगर यहाँ ए के जो राइट में जो 10 न्यूटन आ रहा है, जिसकी वजह से ए मूव नहीं कर रहा, ये 10 न्यूटन कैसे आया? ये बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां 10 न्यूटन फोर्स जनरेट हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स एट ए। आया समझ में? ठीक है, बी पे भी सिमिलर सिचुएशन है, इधर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स एट बी। बी। ठीक है, ये हो गया टेंसाइल फोर्स। मगर अगर मैं बोलूंगा सी पॉइंट में, ऐसा तो नहीं है कि सी पॉइंट में कोई फोर्स इन, नेट फोर्स एट सी इज 0। ठीक है, क्योंकि इधर भी इसके यहाँ 10 न्यूटन टेंसाइल फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इधर भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो दोनों टेंसाइल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो पॉइंट सी मूव नहीं करेगा। मगर अगर मैं इधर फोर्सेस बढ़ाता रहूं कि एक ना एक पॉइंट पे पॉइंट सी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? धागा टूट जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता पॉइंट सी, या स्ट्रिंग एट पॉइंट सी कैनॉट हैंडल अ टेंशन बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो पॉइंट सी को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में है, तो अगर मैं बोलूंगा इसका टेंशन दिखाओ, तुमको टेंशन ऐसे दिखाना पड़ेगा, 10 न्यूटन लेफ्ट में और 10 न्यूटन राइट में, दोनों तरफ। तो एट दिस पॉइंट सी द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द वैल्यू ऑफ टेंशन कितना है? टेंशन T का वैल्यू कितना है, या फिर मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन T इज 10 न्यूटन। डायरेक्शन इज, डायरेक्शन दिखाऊंगा तो लेफ्ट और राइट दोनों दिखाना पड़ेगा। टेंशन का एक वैल्यू है, वन मैग्नीट्यूड, बट इट हैज टू डायरेक्शंस। वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर हैज वन मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन। टेंशन का क्या है? वन मैग्नीट्यूड टू डायरेक्शन। आया समझ में? अब जब मैं बोलूं अगर मासलेस स्ट्रिंग होता है, अगर एक स्ट्रिंग है ए बी, वही स्ट्रिंग है, इसको 10 न्यूटन दो लेफ्ट में, इसको 10 न्यूटन दो राइट में। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के एंड को छोड़ के, एंड ए और बी को छोड़ के किसी भी पॉइंट को तुम ले लो। ठीक है, किसी ए और बी को इसीलिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी टेंशन आएगा लेफ्ट में, यहाँ पे क्या है, एक तो अप्लाइड फोर्स हो गया 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, और इसका एक साइड में आएगा टेंशन। मगर जब एक साइड में टेंशन आएगा वो हो जाएगा टेंसाइल फोर्स। ठीक है, जब टेंशन का एक डायरेक्शन नहीं होगा, whenever tension has only one direction it becomes tensile force. Normally tension has two directions at the same time, है ना? इसीलिए टेंशन को हम वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड तो है मगर डायरेक्शन क्या है, एक नहीं है इसका,
दो डायरेक्शन है, मोर देन वन डायरेक्शन, मल्टीपल डायरेक्शन, वी कॉल टेंशन, वी टेक टेंशन एज अ डिफरेंट क्वांटिटी। क्या लेंगे हम बताएंगे अभी। मगर स्ट्रिंग को देखो पहले, ए बी का हमारा स्ट्रिंग है 10-10 न्यूटन का, लेफ्ट और राइट में लग रहा है। ए पे तो एक ही टेंसाइल फोर्स है इधर, बी पे एक टेंसाइल फोर्स है इधर, बट बीच में कोई भी पॉइंट लो, अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे क्या है, टेंशन का सेम वैल्यू होगा और सेम टू डायरेक्शंस होंगे। मगर अगर मास होगा तो हर पॉइंट पे इसका जो क्या बोलते हैं, टेंशन का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन भी जो है वो क्या है, दो तो रहेंगे, डायरेक्शन हमेशा दो रहेगा टेंशन का, मगर इसका वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होंगे। वो हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब न्यूटन्स प्रॉपरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तब, है ना। फिलहाल समझ में आया टेंशन, क्यों हम टेंशन को फोर्स नहीं लेते। अब हाँ, ये भी बता देता हूँ कि टेंशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ना वेक्टर बोलते हैं ना स्केलर बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं टेंशन को, वी कॉल टेंशन एज टेंसर। चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वो क्या बोलते हैं आज, टेंसर। क्या बोलते हैं, टेंसर। टेंसर क्या होता है, टेंसर फिजिकल अलग क्वांटिटी। क्वांटिटी। इसको ऐसे इसका इनफॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। टेंसर का आज सच कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि टेंसर बेसिकली एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, बट इनफॉर्मली कभी कभार पूछा जाता है, कोई पूछ लेगा, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारा कि व्हाट इज अ टेंसर, कभी डिफाइन करने के लिए कोई नहीं बोलेगा तुमको। इवन नाइदर पीएचडी, स्केलर नॉर वेक्टर। नहीं ऐसा नहीं है। टेंशन इज एक्चुअली स्केलर एंड अ वेक्टर एट द सेम टाइम। मतलब टेंस ऐसा नहीं है, टेंसर स्केलर एक टेंसर है, वेक्टर एक टेंसर है, ठीक है। ऐसा है कि टेंसर के ग्रुप में स्केलर और वेक्टर दोनों आ जाते हैं। मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं यहाँ पे। टेंसर is a physical quantity that has a magnitude and multiple directions। टेंशन क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिक्स में, टेंसर को मैथ में अलग डिफाइन होता है उसका, ठीक है। बट टेंसर इन फिजिक्स, बेसिकली ये डेफिनेशन याद रखना या लिख लेना, टेंसर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए टेंशन का, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे तुम अगर देखते हो ना स्ट्रिंग में, जो टेंशन होता है उसका एक वैल्यू होता है, वही वैल्यू होता है जो टू अपोजिट फोर्सेस के मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। बिकॉज दो ही जब डायरेक्शन भैया। दो डायरेक्शन इतने ही, अब टेंशन का मल्टीपल, हाँ बेसिकली टेंशन जब होता है तो दो ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। टेंशन कंप्रेशन, ए, और भी टेंसर का दो डायरेक्शन नहीं होता है, टेंशन का दो डायरेक्शन होता है। और बहुत सारे हाँ टेंसर्स हाँ। है, देयर आर अ लॉट ऑफ, स्ट्रेस इज अ टेंसर, ठीक है। मैं तभी बताऊंगा, अभी फिलहाल तुम ये देखो, टेंशन एक टेंसर होता है, टेंशन और कंप्रेशन, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, ठीक है, is a tensor of two directions, ठीक है। स्ट्रेस की बात जब आएगा, स्ट्रेस में मल्टीपल डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस could have three directions, स्ट्रेस could have nine directions also, कंपोनेंट्स आएंगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यूजुअली जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस हैज थ्री डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल जब ऐसा होता है ना, कोई इन सिंपल टर्म्स बता देता हूँ कि एक मास रखा है, कोई क्यूब रखा है तुमने, ठीक है। उसका ये वाला साइड जो है इसको तुम फिक्स कर दो, किसी गोंद लगा के, चेस्ट कुछ भी करके चिपका दो। यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड जो फेस है, यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, एफ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो वो क्या करेगा फोर्स, ये जो फेस है, मान के चलो मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी डी वाला जो फेस है ना, इस फेस को वो क्या करेगा, राइट पे खींचेगा फोर्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस आएगा कि नहीं, ये स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस इधर आएगा तो ये जो एबीसीडी सरफेस है इसको भी अफेक्ट करेगा, ये इसको भी अफेक्ट करेगा, दूसरी साइड को भी अफेक्ट करेगा, नीचे को भी साइड, सबको खींचेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहीं पे स्ट्रेस लिमिटेड रहेगा। तो ये हो जाएंगे शियर स्ट्रेस टाउ। तो यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस है, यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस है, नीचे भी शियर स्ट्रेस है, साइड में भी शियर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में इसके कम से कम तीन डायरेक्शन है, ठीक है। इसके एक तो सिग्मा हो गया, सिग्मा क्या बनता है इसका,
सिग्मा हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। फिर टाउ बन जाएगा आपका शियर स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस इधर, एक इधर, एक इधर, उस साइड, मतलब कितने साइड हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार, है ना। एक इसका कितने, 1 2 3 4, ठीक है। जो चार साइड है चारों पे शियर लगेगा, चारों पे शियर लगेगा। इधर लगेगा तुम्हारा एफ की वजह से क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। इस साइड भी एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर दीवार इसको खींच रहा है ना, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और उतने ही अमाउंट पे खींच रहा है जितना एफ खींच रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा हो गया, दो सिग्मा। जो 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के या क्यूबॉइड के, उसके क्या होते हैं, चार फेस, दो फेस पे 2 सिग्मा आ जाएगा और 4 टाउ आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्टेट ऑफ जो स्ट्रेस दिखाने की कोशिश करूं कि इस किस स्ट्रेस में है, तो मेरे को ये सब दिखाने पड़ेंगे, उन सबके डायरेक्शंस अलग अलग है। तो यहाँ पे 6 आ गया कंपोनेंट, ठीक है। तो समझ में आया। तो यह इसीलिए हम स्ट्रेस भी एक टेंसर है, स्ट्रेस अलग, वो तो जैसे तुम धीरे धीरे यहाँ पे चले जाओगे। मैं अभी स्ट्रेस को डिटेल में तुम्हें नहीं समझाया है, तो इसको और अगर समझना है तो हमको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। वो तब घुसेंगे जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझेंगे, तो थोड़ा बहुत और इसमें डेप्थ में घुसेंगे। डिटेल में तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस इज अ टेंसर दैट हैज मोर देन 2 डायरेक्शंस, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेस टेंसर्स के अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्शंस अलग रहते हैं। बट अब तुम्हें एक वेग आइडिया आ गया होगा कि टेंसर क्या होता है, और टेंसर तुमको शायद ग्रेजुएशन लेवल पे भी कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अभी मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ उसके पीछे कारण बता रहा हूँ कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन और कंप्रेशन जो होते हैं वो वेक्टर्स नहीं होते, वो क्या होते हैं, टेंसर। तो टेंसर, अब टेंसर का क्या होता है, टेंसर का जो क्लास होता है ना, इट हैज वन मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शंस। देखो स्केलर भी एक टेंसर है, ठीक है। टेंसर के अंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्केलर आ जाएगा। क्यों, स्केलर का कितना है, 1 मैग्नीट्यूड 0 डायरेक्शन। वेक्टर क्या है, 1 मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन। टेंशन का क्या है या कंप्रेशन का क्या है, टेंशन और कंप्रेशन 1 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शंस। समझ में आया। ऐसे हम और भी क्वांटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, मगर अभी तक तुमको टेंशन और कंप्रेशन तक मैंने लिमिट करके रखा है। स्ट्रेस को भी तुमको मैंने अच्छे से नहीं समझाया अभी, बट हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तुम्हें समझने में बहुत, समझने में, पकड़ने में चीजों को टाइम लगेगा, क्योंकि उसको स्ट्रेस वगैरह को समझने के लिए और भी चीजें आते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। तो अभी ध्यान में रखो कि स्केलर और वेक्टर जो है वो एक ब्रॉड क्लास, उस एक बड़ा से क्लास को जो है क्लास में जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसर। टेंसर में स्केलर आ जाता है, वेक्टर आ जाता है। और स्केलर क्या होता है, जिसका स्केलर इज अ जीरो डायरेक्शनल टेंसर, वेक्टर इज अ सिंगल डायरेक्शनल टेंसर। टेंशन और कंप्रेशन आर बाई डायरेक्शनल टेंसर्स, ठीक है। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। तो आज हमने तुम्हारा क्लासिफिकेशन जो है इसको कर दिया फिनिश, और वो समझा दिया डायरेक्शनल इनवेरिएंस। कहां गए रे, ये रहा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैं हिंट दे देता हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। तुम्हारा क्लास तो मैं कभी भी चाहे ले सकता हूं, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ऐसा होता है कि देखो, ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। दो नंबर ले लो, मान के चलो 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, तो क्या वैल्यू आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। हाँ, एडिशन कर लिए, 3 माइनस 5 करेंगे, -2। -2 हो जाएगा। तो हम कैसे करते हैं ये एडिशन, करते हैं रियल नंबर का स्केल लेते हैं ना। एक रियल नंबर लाइन होता है जो तुमने पढ़ा है, उसके बिल्कुल बीचों बीच होता है 0, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। तो 3 - 3 + 5 क्या करते हैं, यहां से 0 से डिवीजन रहता है, ईच
यूनिट डिवीजन मींस 1, ठीक है। तो 3 आएंगे, 0 से 3 स्टेप, 1 2 3, तो ये हो गया 3, और 5 स्टेप पीछे जाएंगे, प्लस 5, फिर से 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहीं कहीं आएगा। तो ये हो गया। अब अगर मैं पहले 3 स्टेप गया 3 यूनिट्स, फिर 3 से फिर 5 यूनिट्स और फर्दर, तो टोटल कितना हो गया, जीरो से, जीरो से 8। टोटल 8 यूनिट हो गया। तो ये जीरो स्केल में आ जाएगा 8, अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो, ठीक है। सिमिलरली 3 माइनस 5 में, जीरो से 3 माइनस 5 का मतलब क्या होता है, प्लस 3 माइनस 5, यही तो होता है। जब प्लस पहला पहला टर्म के सामने कोई साइन नहीं रहता तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसको -2 हो गया। अब -2 के पहले 3 स्टेप राइट में जाएंगे, पॉजिटिव मतलब राइट वर्ड, लेफ्ट को नेगेटिव मतलब लेफ्ट। तो 1 2 3 गए, फिर लेफ्ट में हमें अब यहां से लेफ्ट जाना है 5 बार, 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गए। तो कितना होगा, 0 -1 -2, यहां पहुंच गए हम, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं ना वैल्यू, जब कैलकुलेशन करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स लेते हैं, राइट लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं आपके ऑपरेटर्स, प्लस और माइनस, वो क्या है बेसिकली, क्या है, प्लस और माइनस आपके स्टेप्स दिखाते हैं इन द, ये मतलब प्लस मतलब राइट वर्ड, माइनस मतलब लेफ्ट, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेप्स। प्लस और माइनस साइन क्या बताते हैं, राइट और लेफ्ट डायरेक्शन ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होता है 3 और 5, वो बताते हैं कितने स्टेप्स, है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स ये बताते हैं, ठीक है। मगर ये हो गया स्केलर। इसमें क्या है अभी बताया, फिर दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन, दिस इज सिंपली साइन डायरेक्शन, है ना। ये ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन तो है नहीं, अगर होता तो ये नंबर जो है हमारे वेक्टर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, इट इज नॉट। अब तुम इस, अब क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊं नंबर, रियल नंबर लाइन को, डायरेक्शन उसका बदल दूं, ये तो नॉर्मल में हॉरिजॉन्टल ना रख के वर्टिकल लगा दूंगा, इधर लगा दूंगा प्लस इन्फिनिटी और इधर दुकान दूंगा माइनस इन्फिनिटी। या फिर मैं ऐसा डायरेक्शन दिखाऊंगा, इधर 0 रखूंगा, इसको मैं माइनस इन्फिनिटी करूंगा, इसको प्लस इन्फिनिटी करूंगा, और डिफाइन कर दूंगा कि प्लस का मतलब नीचे, माइनस का मतलब ऊपर। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो या फिर मैं एंगल में भी दिखा सकता हूं ऐसे करके, इधर माइनस इन्फिनिटी दिखा दिया, ये इधर प्लस इन्फिनिटी दिखा दिया, यहाँ 0 दिखा दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन, ये ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, ये जो साइन, ये साइन डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर्स क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। बेसिकली स्केलर क्या है, नंबर तो नंबर ही होते हैं, बट नंबर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो नंबर होता है वो does not have a geometrical direction। अब वेक्टर में क्या होता है कि देखो, नदी है मान के चलो, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, नदी है मान के चलो, या ऐसे करो, तुम हो, मैं तुम्ही को दिखाता हूँ ऊपर से, मान के चलो मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल के फील्ड में तुम खड़े हो, मैं ड्रोन से ऊपर देख रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन मान के चलो ये मेन डायरेक्शन है, ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड लाइन है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तुम्हें इधर खड़ा करता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा एक फ्रेंड को मैं इधर खड़ा किया और एक फ्रेंड को ठीक इसके ऑपोजिट खड़ा किया, ठीक है। ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये तुम्हें अपने तरफ 10 न्यूटन से खींच रहा है। ये दोस्त का नाम है ए, इस दोस्त का नाम है बी, और तुम खड़े हो, है ना, एच नाम देता हूँ, हर्ष, ठीक है। अगर ए और बी जो तुम्हें खींच रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स खींच रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन एक्स, तो तुम्हारा मोशन किधर होगा, टेंशन तो होगा, वो उसको भूल जाओ, टेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वेक्टर्स मतलब फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स आ गया, एफ ए, एफ बी का ये हो गया एफ बी। तुम किधर मूव करोगे, करोगे क्या कहीं मूव, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि नहीं करेंगे, एक्स से परपेंडिकुलर। नेट मगर फोर्स अगर जीरो। मैं, हाँ, मगर अगर मैं इधर ले आया ए को, थीटा एंगल घुमा दिया, ठीक है, 90 डिग्री था मान के चलो, इसको मैं 30 डिग्री घुमा दिया, तो ये बचे बनेगा कितना, 60 डिग्री। ये ए 60। इधर आ गया, और ये अभी भी 10 न्यूटन में तुम्हें खींच रहा है, एफ ए। ये भी, इसको भी सिमिलरली इसको क्लॉकवाइज घुमा, इसको एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री घुमा दिया, ये आ गया बी पे, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। और बी यहाँ खड़ा है, ये अपने तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन में, और ये हो गया फोर्स एफ बी। फोर्स तो वेक्टर है। अब तुम मूव करोगे क्या, हाँ,
किधर मूव करोगे? ये डायरेक्ट इस सीधा बीच में जाओगे, है ना, सीधा बीच में जाओगे ना, ठीक है। अगर हाँ मान के बिल्कुल। चलो, हाँ, अगर मान के चलो ये इसको मैं 60 डिग्री रखता हूं और इसको बढ़ा के जो है मैं कर देता हूं 80 डिग्री, ए को इधर ले आया है, ये अभी भी 10 न्यूटन में खींच रहा है, ये अभी भी 10 न्यूटन में तुमको खींच रहा है, मगर 80 डिग्री हो गया इसका एंगल। अब तुम किस साइड जाओगे? बीच, अभी अभी भी क्या बीच में सीधा एक्स के डायरेक्शन में मूव करोगे? पहले तुम मूव नहीं कर रहे थे फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में जब दोनों एक एक दोनों का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द सेम, ठीक है, और तब तुम एक्स एक्सिस में मूव करने लगे। अब मैं क्या किया, बी को फिक्स किया 60 डिग्री पे, वही था वो वही रहा, और ए को जो है 80 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो तुम जो है किस डायरेक्शन में मूव करोगे? अभी भी 10 न्यूटन फोर्स है, इन विच डायरेक्शन विल यू मूव? शायद ए के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ए के। ए के डायरेक्शन में क्यों मूव करोगे? अब मैं क्लियरली दिखाता हूं। यहाँ पे तुम खड़े हो हर्ष, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स है और एक इधर फोर्स है, ठीक है, ये डायरेक्शन एक्स का है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब दोनों को मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ, इसको हटा देता हूँ। दोनों का लेंथ सेम रखना है ना, क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम है। और बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, है ना, ये भी 10 न्यूटन दे रहा है, ये भी 10 न्यूटन दे रहा है, ठीक है, मगर ये एंगल जो है 80 डिग्री है और ये एंगल है मान के चलो 60 डिग्री। ये भी 10 न्यूटन, वो भी 10 न्यूटन, ठीक है, तुम पे फोर्स लगा रहा है, तो तुम्हारा मोशन किधर है? सोच के बताओ, क्यों होगा ये भी बताओ। तुमने सही बोला था, ये जाएगा ऊपर की तरफ, उसके पीछे कारण क्या है ये है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ इतना। दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं, नहीं दोनों परपेंडिकुलर क्यों होंगे? उसके पीछे कारण यही है ये कि देखो, अब ए का जो है, ए का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आ रहा है, बी का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो दोनों का कंपोनेंट एक्स की तरफ है, और मगर ए का एक कंपोनेंट जो है वो बड़ा वाला कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर जा रहा है, मगर बी का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो छोटा है। तो एक्स एक्सिस में तो दोनों का सेम कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये ए जो है एच, तुम जो है एक्स एक्सिस में तो मूव करोगे ही, मगर परपेंडिकुलर टू एक्स तुम किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करोगे? ऊपर की तरफ जाओगे, ए की तरफ जाओगे। क्यों? इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बड़ा है, तो बी वाला पोर्शन तुम यहां से काट भी दोगे ना तो इतना सा बच जाएगा, तो तुम्हारा जो है यहां से तुम्हारा तुम शिफ्ट हो जाओगे। इसका मतलब तुमने सही बोला कि हम बी के डायरेक्शन पे जो है तुम थोड़ा सा ए के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाओगे, प्रॉपरली एक्स में नहीं नहीं जा सकते। मगर ध्यान देखो यहाँ पे क्यों है, इसके डिटेल में और समझाऊंगा अभी, जब डिटेल में ना, अभी इसके मैं अभी तुम्हें थोड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, मगर इसके बारे में कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी बस ये बता रहा था कि यहाँ पे भी 10-10 न्यूटन का फोर्स तो हर जगह सिचुएशन में है ना। एक जिसमें दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट थे विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, ए और बी, तब 10-10 न्यूटन लगा रहे थे, तब तुम जा नहीं रहे थे कहीं। अब मैं दोनों को जो है विथ रिस्पेक्ट टू यू 80-80 60-60 डिग्री में लाके खड़ा कर दिया, तभी भी 10-10 न्यूटन लगा रहे हैं, तब तुम एक्स के डायरेक्शन में जा रहे हो। मगर अब क्या किया मैंने, वैल्यू नहीं बदला, बस डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया ए का, तो तुम ए की तरफ शिफ्ट हो गए ना। ये एक वाला साइड है, ये बी वाला साइड है, तुम ए की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब जो नेट है, इसका मतलब अगर एफ ए को मैं अगर वेक्टर लेता हूं, एफ ए प्लस एफ बी, वेक्टर एडिशन कर रहा हूं दोनों का, तो जो रिजल्ट आता है एफ आर, रिजल्टेंट क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स
डिपेंड करता है कि एफ ए और एफ बी का रिलेटिव इन दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा। ये डिपेंड करता है एफ ए के वैल्यू। अब देखो वेक्टर में क्या होता है, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब हम ऐसे दिखाते हैं ना, एफ ए को वेक्टर दिखाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो दिखाएंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ये तो वेक्टर हो गया, इसमें दो चीजें हैं, ये डायरेक्शन वाला पार्ट है और ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के दो तरीके होते हैं, सिंपली एफ ए के बिना एरो के दिखाओगे तो एफ ए का मतलब ये एफ ए का मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। दूसरा क्या, फॉर एग्जांपल फॉर एनी वेक्टर, मान के चलो फॉर एनी वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए को मैग्नीट्यूड दिखाने का दूसरा तरीका भी ये होता है कि मॉड्यूलस दिखा देंगे ना, ये ऑल्सो इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए उसका एरो को हटा के जो उसका जो सिंबल है उसको सीधा सीधा लिख दो, वो भी मैग्नीट्यूड की तरह ही ट्रीट करेंगे। नहीं, अगर तुमको पूरा स्पेसिफाई करना है तो क्या कर सकते हो, वेक्टर को पूरा लिखो और दोनों साइड पे ऐसे बार लगा दो, मॉड्यूलस लगा दो, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज डिनोटेड एज द मॉड ऑफ द वेक्टर with two bars, like we write the vector between two bars to show the magnitude, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 10 न्यूटन का फोर्स जो है, कोई मान के चलो ऐसा ये एक्स एक्सिस है और 10 न्यूटन का फोर्स जो है कोई एफ ए ये लगा रहा है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, एफ ए लगा रहा है, तो एफ ए क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब मैं अगर एफ ए ऐसे लिख दूं विच इज द सेम एज एफ ए मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, वो 10 स्केलर उसका न्यूटन। मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर डायरेक्शन दिखाना है तो डायरेक्शन क्या कैसे दिखाऊंगा, 60 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाना पड़ेगा या फिर प्लस 60 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ लिखाना नहीं पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा ही रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस, सीधा एक्स एक्सिस लिख रहा हूं इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स एक्सिस में 60 डिग्री मतलब प्लस 60 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फिजिक्स में फिजिक्स में जब भी एंगल दिखाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन ऐसे हम वेक्टर को दिखाएंगे। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि एफ ए और एफ बी इक्वेशन तो वही है कि तुम किस डायरेक्शन में जाओगे, डिपेंड ये कौन डिसाइड करेगा, अगर तुम किसी भी तुम्हारा नेट मोशन जब होगा ना वो नेट फोर्स को फॉलो करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो तुम्हारा नेट फोर्स तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है या रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर फॉलो करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कहां से आता है, एफ ए और एफ बी के एडिशन से, ठीक है। मगर तुमने देखा कि एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी एफ आर अलग अलग रहता है हर केस में, ठीक है। एफ आर तो बेसिकली एफ आर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स, एफ आर इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर डिपेंड्स ऑन एफ ए का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, एफ बी का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड किस पे करता है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दैट इज द रिजल्ट ऑफ द वेक्टर एडिशन, वो किस पे डिपेंड करता है, जो जिसको हम ऐड करते हैं, जो दोनों वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे हैं ना उनके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, उन दोनों के बीच के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एफ आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, यहाँ एफ आर का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों, तो यहाँ पे मैं एफ आर ऐसे नहीं लिख सकता, एफ आर इन टोटल, इसका मतलब पूरा का पूरा एफ ए और एफ बी का, एफ ए का मैग्नीट्यूड एफ बी का मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, इन तीनों पे डिपेंड करता है एफ आर का वेक्टर वैल्यू कितना होगा। इसका मतलब अगर मैं इन तीनों में से कोई भी चेंज करूंगा तो एफ आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और इसका जो डायरेक्शन है एफ आर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन एफ आर का दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, एफ आर के ऊपर एक कैप लगा दूंगा। अगर मैं एफ आर के ऊपर एक ऐसा ये जो स्मॉल कैप लगा रहा हूं ना तो ये हो गया उसका डायरेक्शन।
अब यूनिट वेक्टर इसको हम बोलते हैं, एफ आर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम एफ आर कैप दिखाते हैं। तो ये दोनों बदलेंगे, ठीक है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनते हैं, एफ आर का जो रियल वेक्टर है वो बनता है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन सेम नहीं है, क्योंकि स्केलर एडिशन में डायरेक्शन, ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बट वेक्टर एडिशन में ज्योमेट्रिक डायरेक्शन मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ये थीटा के बारे में बता देता हूं। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ये मान के चलो ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, इनके बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल लेंगे कि ये वाला एंगल लेंगे, हम हमेशा शॉर्ट एंगल लेते हैं, ठीक है, वी विल ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट एंगल। अगर ये कितना 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 360 में से गया तो 330 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 डिग्री है ना, तो हम 30 डिग्री ही लेंगे उनके एंगल को, ठीक है। अगर ऐसे दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके इनमें से किसी भी वेक्टर का एक टेल लगाएंगे और दूसरे वेक्टर को ट्रांसलेट करके इधर लेके आएंगे पैरेलली, ठीक है। तो वी वेक्टर को यहां से हटा के यहां लेके आएंगे, दोनों का टेल एक जगह बांधेंगे और फिर एंगल निकालेंगे थीटा जो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो वेक्टर का एंगल ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेक्टर का एंगल ऐसा नहीं होता, मान के चलो दो गायें हैं, ठीक है, दो गायें के बीच का एंगल जो होता है, ठीक है, ये गाय है और ये गाय है, ठीक है, दोनों खड़े हैं, उनके बीच का एंगल जो है ऐसे हम उनको लगा नहीं सकते, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टेल और इसका टेल जो है, इन दोनों के टेल को बांधना पड़ेगा। तो सिमिलरली याद रखो, तब भी दो वेक्टर के बीच एंगल आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको कुछ भी करके दोनों वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, टेल नॉट हेड, क्या लेके आना पड़ेगा, टेल। किसी भी वेक्टर टेल। का जो होता है, हाँ ये होता है टेल, ये हो गया हेड, ठीक है। तो वेक्टर के दो वेक्टर है, चाहे मल्टीपल वेक्टर है, किसी सबका टेल एक जगह आएगा तभी एंगल निकल पाएगा। और टेल कैसे जाएंगे, तुम बोलोगे सर कहां से लेके आएंगे हम टेल, टेल तो दोनों वेक्टर, ये इधर है मान के चलो, ये ए वेक्टर है और इधर ये खेल रहा है बी वेक्टर, सर ये तो इतने दूर दूर है, कहां से एंगल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने क्या बोला था, वेक्टर क्या होता है, ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होता है। तो चाहे ए वेक्टर को मैं फिक्स रखूं अपने जगह, तो मैं क्या करूंगा, वी वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहां ले आऊंगा विदाउट एनी रोटेशन और वेरिएशन इनटू इट्स लेंथ। तो ये वी वेक्टर हो गया, दोनों का टेल बांध लिया मैंने, दो गाय की टेल बांध लो एक साथ, ये थीटा एंगल हो गया। थीटा हैज टू बी द स्मॉलर वन, ठीक है, बाहर वाला नहीं, इंटरनल एंगल जो स्मॉल होता है। अब सीधा सीधा होता है, दो वेक्टर अगर बिल्कुल रेडियली ऑपोजिट हो गए ए और बी, तो स्मॉलर एंगल, ये भी 180 होता है, ये भी 180 होता है, तो कोई फर्क नहीं, किसी को भी ले लो। मगर अगर टिल्ट हो गया तो ये कम वाला एंगल आ जाएगा, इधर टिल्ट हो गया तो ये कम वाला एंगल हो जाएगा। यू विल ऑलवेज हैव टू टेक द स्मॉलर एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल इसको हेलो। बोलते हैं। तो ऐसे अगर इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी में से ए को ना हट, ए बी को सेम रखूंगा और ए को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये वाला एंगल हो गया ए, ठीक है। ए को मैंने ट्रांसलेट करके इधर लिया है, तो ट्रांसलेशनली इनवेरिएंट होता है वेक्टर। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम दो वेक्टर के बीच एंगल निकाल सकते हैं, एक को फिक्स रखेंगे, दूसरे को ट्रांसलेट करके वहीं पे लेके आएंगे जहां पे दोनों वेक्टर का टेल जो है एक पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद जो उन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम वेक्टर का एंगल लेंगे, और उसी एंगल पे डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं, हम एडिशन ऑफ अच्छा वेक्टर्स भैया, पे कर, नेगेटिव एंगल भी बनता है क्या? आज सच नहीं होता है नेगेटिव एंगल, बट सारे एंगल पॉजिटिव भी, मतलब देखो ऐसे मैटर नहीं करता नेगेटिव एंगल इन द सेंस, कब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिफाइन कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज लेंगे, थीटा को पॉजिटिव मानूंगा, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा नेगेटिव। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे हाथ में घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी नॉर्मल घड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज
जो ऐसे हैंड वगैरह है रोटेट करता है। तो घड़ी किस कैसे घूमता है, घड़ी के जो कोई भी हैंड ले लो, घड़ी का सेकंड मान के सेकंड हैंड ले लो, क्या उसका मोशन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मान के चलो तुम्हें घड़ी देखना है, तुमको घड़ी देखना है, टाइम देखना है, क्लॉक। तुम जब भी घड़ी को देखते हो तो तुम्हें तुम्हें टाइम तो लगता है ना। अगर तुम्हें घड़ी देखना है, मान के चलो अभी मैं पूछूंगा भैया तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, तुमने घड़ी को तरफ देखा, बताओ कि सर अभी 9:15 हो रहा है। तो जितने देर मेरे में में तुम नौ घड़ी दस में क्या बोले? मेरे में 9:10 हो रहा है। हाँ, 5 मिनट डिले चल रहा है तुम्हारी गाड़ी, ठीक है। मेरा हाँ टाइम बिल्कुल इंटरनेट वाला टाइम है। तो देखो, नौ बज हाँ के 15 मिनट मेरा यहाँ हो रहा है। अब जब तक मैं घड़ी देखूंगा तब तक मेरा 2 सेकंड या 5 सेकंड तो चला गया ना। हाँ। तो बेसिकली इसको ऐसे ठीक है। याद रखो, क्लॉक टेक्स टाइम अवे। घड़ी होता है, जब भी हम घड़ी को देखते हैं हम हमारा टाइम घट जाता है थोड़ा सा, मतलब उस टाइम को हम किसी और काम में लगा सकते थे, मगर घड़ी देखने में लगा दिए तो हमसे वो टाइम माइनस हो गया। एक दिन में 24 घंटा होता है, दिन में अगर मैं 100 बार घड़ी देखूंगा तो हो सकता है आधा घंटा घड़ी देखने में चला गया, ठीक है। तो 30 घंटा 30 मिनट बचा है मेरे पास, तो क्लॉक टेक्स टाइम अवे। तो सॉरी, फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट यूज हम करेंगे कि क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, क्लॉक टेक्स टाइम अवे से इससे समझ में आ जाएगा कि क्लॉक मतलब नेगेटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, वो होता है। मगर मैं जब बता रहा हूँ, हाँ इसमें एंगल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। बट जब भी मैं दो वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, है ना, दो वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल होता है थीटा, ये हमेशा स्मॉलर एंगल को लेते हैं। यहाँ मैटर नहीं करता थीटा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ऑटोमेटिकली आपके थीटा के वैल्यू जो है, जो फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का या सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव एडिशन, सीधी सी बात है, उसमें और कुछ नहीं, क्योंकि 3 - 5 का मतलब क्या होता है, इज 3 + -5, है ना, यही तो होता है। फाइव। तो सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली subtraction of vectors means addition of negative vectors, ठीक है, यही होता है। बट subtraction और addition जो भी है उसमें ये एंगल मैटर करेगा, ठीक है, थीटा। तो ये ऑटोमेटिकली थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे while finding the angle between two vectors you do not have टेक द सेंस लाइक ए टू बी का एंगल पॉजिटिव थीटा है, बी टू ए का, एक ही बात है यार, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। तुम ए से बी को जाओ, बी से ए के जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दैट मैटर्स इज द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, नॉट द साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। बट ये थीटा जो है ये 180 डिग्री से कम, यहाँ पे याद रखना कि थीटा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कभी 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है थीटा, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे वेक्टर एडिशन का, कल अगर हम कल क्लास लेते हैं तो, नहीं तो परसों ले ही लेंगे हम। नेक्स्ट वैसे मैं ट्राई क्लास। करूंगा नेक्स्ट क्लास में, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कल भी ले लूं। अभी समझ में आया जो मैंने समझाया? 5 मिनट में बताओ हाँ हाँ। फटाफट, तो या डाउट रहा जो मैं समझाया कि नहीं समझाया, समझ में आया नहीं समझ में आया? ये इंट्रोडक्टरी क्लास था नहीं, तुम्हारा, समझ बहुत में आ गया। आ गया ना? हाँ। चलो ठीक है, ओके फाइन देन। अच्छा भैया, अगर मैं, हाँ, ये जो था वाई टाइम इज नॉट वेक्टर, इसका क्या होगा आंसर, टाइम रीजन? इसीलिए वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन ऑफ टाइम जो होता है वो साइन डायरेक्शन है, वो ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है, साइन डायरेक्शन, यस। है ना। तो नेगेटिव ही है। डायरेक्ट, हाँ, तो डायरेक्शन तो रियल नंबर का भी है, रियल नंबर के भी तो डायरेक्शन आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में जीरो होता है, इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी, ठीक है। रियल नंबर लाइन होता है, रियल नंबर का जो लाइन होता है वो भी, उसमें भी तो डायरेक्शन होता है, वो क्यों नहीं है वेक्टर? फिर वो इसीलिए वेक्टर नहीं है, मतलब फिर क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है ये साइन डायरेक्शन है, ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन नहीं है। हालांकि मैथमेटिक्स में वेक्टर का डेफिनेशन अलग रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखो वेक्टर का डेफिनेशन फिजिक्स में अलग रहता है, मैथ में, कंप्यूटर साइंस में अलग रहता है, बायोलॉजी में मच्छर को वेक्टर बोलते हैं, मतलब जो भी डिजीज कैरिंग एलिमेंट है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के लिए एयर इज अ वेक्टर,
एयर बेसिकली, एयर को तो हम मीडियम मीडियम बोलेंगे, वेक्टर नहीं बोलेंगे। बेसिकली जो लिविंग बिंग होता है बायोलॉजी में क्या होता है कि जो लिविंग बिंग होता है, जो हाँ, कोरोना वायरस में इंसान खुद ही एक वेक्टर है। क्यों? मान के चलो तुम्हारे बगल वाले गांव में सबको इंसान कोरोना हो कैरी गया, करता है। हाँ, तुम्हारे घर से कोई बंदा गया उस गांव में, वापस आया और तुम्हारे घर में सबको कोरोना हो गया, तो वो बंदा क्या बन गया वहां पे? बायोलॉजिकल वेक्टर हो गया कोरोना वायरस का। ठीक है, तो बायोलॉजी में वेक्टर का अलग डेफिनेशन है, मैथ में अलग डेफिनेशन है। मैथ आगे जाके अगर मौका मिला तो हम मैथ वाला वेक्टर का डेफिनेशन समझाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तब तक अगर तुम्हारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया होगा, तब तुम्हें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वो है। फिजिक्स का तो बता ही दो तुम, वेक्टर हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में वेक्टर अलग रहता है, जो कि कनेक्टेड है मैथमेटिकल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। तो ये सब होता है। ठीक है।